हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नूवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। ठीक है, तो आज हमारी जो है ऑडिटिंग की ये लेक्चर नंबर 2 है, हमारी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटरनल कंट्रोल, कितने तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है, फ्रॉड की रिपोर्टिंग कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एंड PYQs भी मैं आपको दिखाऊंगी, एंड चैप्टर से बेस्ड हम लोग MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इन सभी मेंबर्स ने जो है हमारे चैनल को जो है ज्वाइन किया हुआ है, तो इन सभी को हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो ऐसे ही सारे कंटेंट के लिए। एंड ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, ऑडिटिंग के लिए। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, एंड मैं आपको चलिए बताती हूँ। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो है हमारी पहली क्लास कैसी लगी, उस पर बेस्ड आपको MCQs कैसे लगे, एंड इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड प्लीज़ डू गिव मी सजेशंस। ठीक है, सारे ही सजेशंस के लिए मैं एकदम ओपन हूँ। ठीक है, एंड मुझे बताते भी रहना रिव्यू में कि क्लासेस कैसी चल रही हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनल कंट्रोल है क्या। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है, अगर हम लोग डेफिनेशन में जाएं, इसका मतलब होता है कि द सिस्टम ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड चेक्स जो कि इस्टेब्लिश करता है, किसके द्वारा ये सब बैठाया गया है, मैनेजमेंट के द्वारा। मतलब मैनेजमेंट के द्वारा कुछ नियम कानून ऑर्गेनाइजेशन के लिए तय किए गए हैं। बेसिकली ये है, इन शॉर्ट क्या है कि मैनेजमेंट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाने के लिए कुछ नियम कानून तय किए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप कंपनी जैसे कि मैं जिस बैंक में काम करती हूँ, वहाँ पे टाइमिंग क्या है कि मुझे 9:30 वहाँ पे पहुँचना होता है। ठीक है, 9:30 पहुँचना होता है, मिनिमम आपको वहाँ पे 6 साढ़े 6 तक काम करना होता है। तो ये सब इंटरनल कंट्रोल है, समझ रहे हो, कि आपको इतने बजे तक वहाँ पे जो है वो लॉगिन करना है, इतने बजे तक आपको प्रेजेंट होना है, आपकी इतनी बजे ब्रेक होगी, आपकी ब्रेक इतनी देर की होगी। ठीक है, आप वहाँ पे इतने दिन से ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, आपकी लीव्स तय होगी। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, कि आप वहाँ पे जाओगे तो आप किस तरह के कपड़े में जाओगे, आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो। तो ये सब जो कंपनी बहुत सारे नियम कानून अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मूथली रन करने के लिए जो है वो बनाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्हीं सबको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, टू इंश्योर करने के लिए मैंने तो आपको ये सब एग्जाम्पल बताया। ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं। मान लो कि कुछ आप जब काम करते हो तो कुछ एरर आ गया, मान लो आपके सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें कहीं आप अटक गए, तो कितनी जल्दी आप IT के सिस्टम से कनेक्ट, IT के लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, कितनी जल्दी आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो ये सब कुछ इंटरनल कंट्रोल को ही दर्शाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल बहुत बढ़िया है, तो यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, वो ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर जिसकी इंटरनल कंट्रोल की जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि द सिस्टम ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड चेक्स, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट, क्या इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंपनी के जो संसाधन है, कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है आपको कि इतनी की जो है वो सेल्स हुई, इतना टर्नओवर हुआ, वो सब भरोसा करने लायक है कि नहीं है। एंड प्रिवेंट करने के लिए कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर ना हो, इसके लिए कंपनी क्या इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को कैसे मैनेज करती है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का बेसिकली अगर आप देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या पर्पस है, क्यों इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि सेफ गार्डिंग द असेट्स, यानी कि कंपनी के जो इतनी सारी असेट्स है, यानी कि अगर आप एक बैंक की बात कर लो तो बैंक में कितने सारे जो है लैपटॉप्स में लोग काम कर रहे होते हैं, कितने कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सब उसकी असेट्स है ना, तो असेट्स को बचाने के लिए सबसे पहले तो ये मान लो कि इंटरनल कंट्रोल अगर सही नहीं होगा, कि वहाँ पे कोई भी, मान लो कि ऐसा अगर सिस्टम हो कि जब आप एंटर करते हो ऑफिस के प्रेमाइस में तो कोई चेक ना हो, आप किसी को भी अंदर जाने दे देंगे, किसी को भी अंदर जाने दे देंगे तो चोरी हो जाएगा ना सामान। इसीलिए तो चेक्स होता है वहाँ पे कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, आपके पास प्रॉपर ID कार्ड है कि नहीं है, तभी आप ऑथराइज्ड हो, तभी अंदर जा सकते हो। ठीक है, अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो उसकी अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। तो ये सब है सेफ गार्डिंग द असेट्स, ताकि चोरी वोरी ना हो, लॉस ना हो। दूसरा क्या है, इंश्योर करना कि एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी आपको वहाँ पे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं अकाउंटिंग के, वो सब रिलायबल हैं कि नहीं रिलायबल है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तभी तो उसके अकाउंट्स पे आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है कि प्रोमोटिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि स्मूथ वर्क फ्लो है कि नहीं है,
स्मूथ वर्क फ्लो एंड कॉस्ट कंट्रोल बढ़िया है कि नहीं है। चौथा है हमारा कंप्लायंस इंश्योर करना, यानी कि कंपनी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं या फिर जो कंपनी ने खुद के लिए भी सेट किए हुए हैं अपनी कंपनी को सही से चलाने के लिए, वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब अगर सही से फॉलो हो रहा है तो उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ गुड, और अगर नहीं हो रहा है तो वीक है। ठीक है, एंड वही फ्रॉड एंड एरर जो है ये सब ना हो, ये है, ये सब ऑब्जेक्टिव है इंटरनल कंट्रोल को अगर इस्टेब्लिश करती है कंपनी और उसको सही से फॉलो करती है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है बेसिकली। ठीक है, अब देखो इंटरनल कंट्रोल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो क्या है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि ऐसे कंट्रोल लगाना ताकि एरर और फ्रॉड ना हो, यानी कि पहले से ही हम प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, ऐसी चीज़ों को होने से हम रोक पाएँ। ठीक है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाना। दूसरा क्या है, डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एरर और फ्रॉड को जो है पता करना जब वो हो चुका होता है तब। एक देखो पहले तो है कि हो ना, इसके लिए प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाएंगे, लेकिन मान लो कि हो गई फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड हो गई, चोरी हो गई, कुछ हो गई, उसके बाद जो हम लोग उसमें कंट्रोल लगाते हैं उसको कहते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन दी गई है। तीसरा क्या है, करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, वो है करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, चौथा क्या है, मैनुअल कंट्रोल, जो कि मैनुअली चेक करते हैं बाय द पीपल। पांचवा क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल, यानी कि डन थ्रू द सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर के तहत होता है, इसको कहते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारा हमारा टाइप्स ऑफ कंट्रोल है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में इस कंट्रोल से इस पे क्वेश्चन गए आएंगे। मे बी इसे पूछा जा सकता है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल जो है वो अगर कुछ फ्रॉड एंड एरर होता है उसके पहले लगाया जाता है या उसके बाद लगाया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। एंड डिटेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, तो जब फ्रॉड हो चुका होता है उसके बाद जो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस पर, डिटेक्टिव पहले होता है कि बाद में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में अगर हम लोग देखें इंटरनल कंट्रोल क्या होता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। अगर हम एग्जाम्पल लें कैश एंड बैंकिंग कंट्रोल की, तो क्या होता है उसमें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि जो पर्सन आप देखोगे जो कैशियर होता है, क्या वही मैनेजमेंट है, वही तय करता है सब कुछ, वही चेक कर रहा होता है। कैशियर सिर्फ कैश कलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई और इंसान है। तो वही है कि वन पर्सन कलेक्ट करता है कैश एंड दूसरा उसको रिकॉर्ड करता है और कोई और जो है उसको डिपॉजिट करता है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि सबकी ड्यूटी अलग अलग है। बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या है कि रेगुलर कंपैरिजन करना कैश बुक का विथ बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, ये सब आप कंट्रोल लगा रहे हो। एक कंपनी जो है वो कंट्रोल लगा रही है, ये सब करके अपनी इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कर रही है। कैसे कर सकती है, तो मैंने आपको पहले भी बीआरएस के चैप्टर में पढ़ाया है, जिन्होंने भी क्लास नहीं देखा जाके क्लास देखो पहले। ठीक है, बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो बनती है उसमें यही होती है कि कंपनी जो अपनी खर्चे रिकॉर्ड कर रही है कैश बुक में अपने, और जो बैंक रिकॉर्ड कर रही है, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को मिलाना। ठीक है, एंड प्री नंबर्ड जो है वो रिसीट्स एंड चेक्स जो है उसके पहले से नंबर हैं तय, ताकि ऐसा नहीं कि बीच से कोई चेक गायब हो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बीच के कोई लीफ गायब है कि नहीं गायब है। ठीक है, तो ये सब प्री नंबर्ड होना। दूसरा, अगर हम परचेज एंड पेमेंट कंट्रोल की बात कर ले तो ऑथराइजेशन है कि नहीं परचेज। ऐसा तो नहीं कि जो अकाउंटेंट है वो कुछ भी परचेज कर रहा है, उसको ऑथराइजेशन नहीं है, क्या वो प्रॉपर ऑथराइजेशन लेता है कि नहीं है, उसकी लिमिट तय है कि नहीं कि वो 5,000 तक के परचेज को अप्रूव कर सकता है। उसके बाद अगर हायर परचेज है तो उसको सीनियर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम है कि नहीं है। ठीक है, 3 वे मैचिंग, यानी कि परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस आ रहा है, एंड जो फाइनली जब गुड्स हमारा आ रहा है, तीन अलग अलग कंट्रोल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। यानी कि पहला तो आपने परचेज ऑर्डर दिया, परचेज का ऑर्डर डाल दिया आपने, ठीक है, कि मुझे इतने सामान चाहिए। फिर उसने जो है वो सप्लाई किया तो अपना इनवॉइस भेजा कि उसने एक्चुअली में कितने माल को जो है भेजा है। एंड तीसरा, जब एक्चुअली में गुड्स रिसीव होता है, ये तीनों मैच कर रहा है कि नहीं पेमेंट के पहले। ठीक है, वेंडर वेरिफिकेशन, यानी कि अप्रूव्ड वेंडर का लिस्ट, मतलब जो हमारे जो कंपनी के इम्पैनल्ड वेंडर है जिससे कंपनी रेगुलरली सामान खरीदती है, उन्हीं से सामान खरीदा जा रहा है या फिर उसको स्किप करके किसी और से खरीदा जा रहा है फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना है, ये सब अच्छे से करना, ये सब होता है इंटरनल कंट्रोल को रोबस्ट करना, ये सब ठीक करने को इसी को कहते हैं, मतलब इन सब को सुधारने को ही हम लोग कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना। और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें डेटा सिक्योरिटी वगैरह में तो क्या है, पासवर्ड, यूज़र आईडी, ये सब ऐसा तो नहीं कि पासवर्ड सब एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, रेगुलर बैकअप्स है कि नहीं है, एंड ऑडिट ट्रेल जो है, हर एक सिस्टम एक्टिविटी को लॉग किया जा रहा है, यानी कि आप एक नहीं
देखते हो, आप ऑफिस से जो आपको लैपटॉप मिलता है, आप उसमें जो भी करते हो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो इसी के लिए तो रिकॉर्ड होता है, ताकि बाद में उसको चेक कर पाए कि कहीं ये एम्प्लॉय फ्रॉड तो नहीं कर रहा था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे केस में अगर बोलूँ तो मैंने बस क्या किया था कि मेल में टाइप कर दिया था ITR ऐसे समथिंग, मैंने कोई सब्जेक्ट में डाल दिया था, एंड इमीडिएटली जो है वो मेरे सीनियर को तुरंत ही एक मेल आ गई कि जो आपकी एम्प्लॉय है वो ये करने की कोशिश कर रही हो, क्या आपको पता है कि नहीं पता है इस बारे में। तो इस हद तक वहाँ के सिस्टम जो है इतनी ज़्यादा रोबस्ट होती है बैंक की। ठीक है। तो इसी तरह से सारी कंपनी जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने इंटरनल कंट्रोल को जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिवेंटिव कंट्रोल की अगर हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी से कनेक्ट करें तो यही है कि अगर अपने जैसे घर में ताला लगाते हो ना, वो ताकि चोरी ना हो, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल, ताकि हो ना। लेकिन एक बार जब हो चुका होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग CCTV कैमरा लगाते हैं। ठीक है। तो डिटेक्टिव कंट्रोल उसके बाद होने के बाद के इवेंट को कहते हैं। करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है कि पुलिस को बुलाना, जब इवेंट हो चुका होता है तो पुलिस को बुलाना, सुधारना, उसको वो कहते हैं हम लोग करेक्टिव कंट्रोल। ठीक है। अब देखो ऑडिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, दैट इज़ वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? ठीक है। बहुतों ने सुना होगा, जिन्होंने भी कॉमर्स के साथ पढ़ाई करी है उन्होंने मे भी सुना होगा अगर ऑडिट का भी पढ़ाई करी हो तो। ठीक है। ये ऑडिटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड एक बेसिक सा ये है कि इसी से ऑडिटिंग जो है सबसे छोटा सा जो पार्ट है वो यही है। वाउचिंग होता क्या है कि कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कंपनी मान लो कि कोई परचेज करती है, कोई सेल करती है, या फिर कुछ भी एक्सपेंस होता है, कुछ भी होता है, उसके अगेंस्ट में कंपनी को बिल रखना होता है। उसी बिल के अगेंस्ट में जो है ऑडिटर जो है आकर के ईयर एंड में, या फिर इंटरनल ऑडिटर जो साल भर चेक करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट को वो चेक करते रहता है कि हर एक खर्चे के अगेंस्ट में कंपनी के पास प्रॉपर बिल है, इनवॉइस है कि नहीं है। ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी मेंटेन करती है, एंड वो जो प्रोसेस होता है ना डॉक्यूमेंट्स चेक करना हर एक के अगेंस्ट में, इनकम के अगेंस्ट में, एक्सपेंस के अगेंस्ट में, उसको कहते हैं हम लोग वाउचिंग। वाउचिंग मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक करना। अब चलो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड यानी कि वाउचर्स टू वेरीफाई करना दैट ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है। इसको बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि यही बेसिक है ऑडिटिंग का, जो मेन जो फाउंडेशनल है वो यही है, वाउचिंग करना। ठीक है। यानी सारे सब चीज़ के डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया, हर किसी के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक करना, उसी को बोलते हैं वाउचिंग। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो वाउचिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऑडिटर जो है वो चेक करता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे बिल्स हो गए, रिसीट्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, बैंक स्लिप्स हो गए, ये सब जो है ऑडिटर चेक करता है टू कंफर्म करने के लिए कि ट्रांजेक्शन्स जो है वो सही है या नहीं है, उसको वाउचिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखो वाउचिंग के जो है वो क्या पर्पस है, क्यों करती है कंपनी, क्यों ऑडिटर जो है वाउचिंग करता है? इंश्योर करने के लिए कि जो वहाँ पे कंपनी दिखा रही है एक्सपेंसेस, जो खर्चे दिखा रही है कि 5,000 रुपये के सामान खरीदे, वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो झूठ तो नहीं लिखा। प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी कि मैंने आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो कि अकाउंटेंट के पास राइट्स है कि वो 5,000 तक के जो है वो एक्सपेंस को अप्रूव कर सकता है, तो उससे ज़्यादा जो खर्चे हुए वो अप्रूवल लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, यही तो चेक कर रही है ऑडिटर आकर के। एंड टू वेरीफाई करना कि जो एंट्रीज जो उसमें डाली जा रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। टू इंश्योर करना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल सही से लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो वही सब जो कन्वेंशंस हमने देखा था कि अक्रूवल, यानी कि अगर मार्च में जो है वो सेल हो रही है लेकिन उसके पैसे जो है आपको जून में जाके रिसीव हो रहे हैं, तो अभी उसकी रिकॉर्डिंग होगी मार्च में, ना कि जब पैसे मिल रहे हैं तब। तो ये होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग वाउचिंग के लिए तो क्या है, तो कैश पेमेंट एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, वाउचर प्लस सपोर्टिंग इनवॉइसेस प्लस ऑथराइजेशन सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल अगर सैलरी पेमेंट हुआ है 50,000 रुपया, तो वो उसको चेक करेगा किसके साथ, तो जो पेरोल होती है जिसमें कि पूरी कंपनी की रिकॉर्ड होती है कि कौन कौन से एम्प्लॉई हैं, उसकी क्या सैलरी बैंड है वगैरह, वो उससे पूरा क्रॉस वेरीफाई उसमें करेगा। ठीक है। एंड फॉर दूसरा एग्जाम्पल है तो कैश रिसीट के बारे में अगर वॉचिंग करना हो तो कैसे करेगा वो, तो वो जो रसीद की जो हमारी जो पर्ची है उससे वो उसको चेक करेगा, यानी तो बैंक डिपॉजिट की स्लिप से चेक करेगा। परचेज की अगर मान लो कि कोई ट्रांजेक्शन से, तो ऑडिटर उसको कैसे चेक करेगा, तो परचेज ऑर्डर जो है वो डाला गया था नहीं कि डाल दो, मान लो कि कोई सामान तुमको किसी सप्लायर से खरीदने हैं तो पहले तुम ऑर्डर दोगे ना, उसी को परचेज ऑर्डर कहते हैं, PO कहते हैं। तो परचेज ऑर्डर को चेक करेगा। सप्लायर जो इनवॉइस दिया, यानी कि तुम भले रिक्वायरमेंट डाल दिया तुमने कि 100 मुझे कुर्सियाँ चाहिए, सप्लायर ने 80 दिया, तो उसको तुम चेक करोगे कि भाई जितनी की PO डाली थी, परचेज ऑर्डर डाली थी, क्या पूरी मिल गई, क्या कम मिली, कितनी मिली, ये सब को जो है उसमें चेक करना, उसके अगेंस्ट के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। ठीक है। सेल्स में क्या क्या चेक किया जा सकता है, कैसे चेक होगा, तो सेल्स को जो है वो सेल्स की जो हमारी इनवॉइस होती है,
ठीक है। जो सामान जब हम लोग बेचते हैं तो आपको कंपनी जो है वो बिल देती, मतलब दुकान में जब आप जाओगे, अच्छे दुकान में, मतलब जब आप ज़्यादा वैल्यू के खरीद रहे हो, मान लो लैपटॉप परचेज कर रहे हो, तो आपको इन्वॉइस इशू होती है ना प्रॉपर, तो उसी को जो है वो उसके लिए तो दुकान के लिए तो सेल है, तो सेल्स ट्रांजेक्शन्स में क्या चेक करते हैं, सेल्स इन्वॉइस प्लस डिलीवरी चालान, कि अगर आपको सामान जो है मान लो कि अगर पहुंचवाना पड़े कस्टमर के लिए तो डिलीवरी चालान, डिस्पैच रजिस्टर, जहाँ पे एक रजिस्टर होता है जहाँ पे सामान आपने जो है कस्टमर को इशू कर दिया, भेज दिया, ठीक है। मान लो जैसे नहीं तो डिलीवरी आती है, जैसे हम मान लो बेड का ऑर्डर देते हैं तो बेड की डिलीवरी आती है, तो उसका डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो उन सबको चेक करना, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंस क्या है वाउचिंग जो करते हैं हम लोग, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या ये है, क्यों ज़रूरी है वाउचिंग? सबसे पहले कि ये फ्रॉड एंड कुछ भी एरर हो उसको डिटेक्शन में हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि जो बुक्स एंड अकाउंट्स है वो सब उसकी करेक्टनेस है कि नहीं, यानी कि करेक्ट है कि नहीं है, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द अकाउंट्स एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन। बाद में जो ऑडिटर जो ऑडिट ओपिनियन देता है फाइनली अपना, वो इन्हीं सब के बेस के आधार पे होगा ना, कि कंपनी ने कितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो रखे हैं कि नहीं रखे हैं, इन सब के आधार पे तो ऑडिट ओपिनियन भी बनेगा, ठीक है। अब देखो वाउचिंग पे हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं कि वाउचिंग पे अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखो वाउचिंग अब सिंपली मैं आपको चाहूँ तो लोग जो है मुझे लगता है कि 1-2 घंटे वाउचिंग पे निकाल देंगे पूरी क्लासेस में, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सिंपल से जब एक पेज में समझ में आ जा रहा है तो क्यों फालतू को खींचना है। मुझे ये नहीं आता है बस खींच करके मैं अपनी क्लासेस को अननेसेसरी लंबी करूँ, मुझे ये बिल्कुल भी ना मुझे खुद के लिए ऐसा चाहिए, ना मुझे खुद को समझ आता है जब मैं किसी और की क्लासेस को देखती हूँ अपने टाइम पे जब देखती थी, और ना मुझे ये चीज़ चाहिए कि मैं क्लासेस को खींच के लंबी करो। शॉर्ट रहो, क्रिस्प रहो, भाई वाचिंग यही होती है जितना मैंने बताया। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे होते हैं भाई जितना आप पढ़ा रहे हो क्या पूरी तरीके से आप पे रिलाई किया जा सकता है। भाई आप खुद सोचो, मान लो कि आपने कोचिंग ले ली, ठीक है, आपने आईएएस की जो है वो कोचिंग ले ली राजेंद्र नगर में जाके, बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग में, तो क्या वो गारंटी देता है क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा जितना आप उसका पढ़ोगे। भाई अपना भी तो दिमाग लगाओगे, खुद का भी दिमाग लगाओ ना, थोड़ा प्रैक्टिस सेट्स कर दो, मार्केट से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। मान लो कि एकदम सब कुछ ये हो गया, लेकिन फिर भी मैं तो मेजरली कवर कर ही ली हूँ, लेकिन अपने भी जो है वो थोड़ी दिमाग को खुले रखो, एमसीक्यूज़ लगाओ, बाज़ार से प्रैक्टिस सेट्स खरीदो, ठीक है। एंड जो भी समझ नहीं आता है, अगर मान लो आपको लगता है कि पेरिफेरल और भी कवर करने हैं, उस पर यूट्यूब वीडियोस देख लो, उस पर सर्च करके। नहीं अगर लगता है कि नहीं समझ आ रहा है वहाँ से भी, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि इस पर और समझा देना। तो बहुत सारी चीज़ लगाना पड़ता है यार, सिर्फ मैंने जो बताया वो सुन लिए निकलेगा कि नहीं, ये इटसेल्फ दिखाता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं। मैं आपको और भी वीडियो जो है वो लेकर के आऊँगी बहुत सारे। मैं सोच रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, रिवाइज कैसे करें, मैं इस पे वीडियोस भी लेकर के आऊँगी। आप इसको ज़रूर देखना कि मैं खुद के टाइम पे जब मुझे एग्ज़ाम के पहले 10 या 15 बार रिवीजन करने होते थे तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी, तो मैं वो भी वीडियो जल्दी लेकर के आती हूँ, ठीक है। तो वाचिंग पे चलो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन ऑडिटिंग वाचिंग क्या होता है। वाचिंग रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स फिजिकली, ऑप्शन नंबर बी, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग अ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू करना द मैनेजमेंट एफिशिएंसी। तो चलो मुझे बताओ कि इसमें वाचिंग रेफर्स टू व्हाट। आई एम गिविंग यू 3 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है एग्जामिन करना डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि एन ऑडिटर चेक्स द सैलरी पेमेंट्स विद द पेरोल सीट्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड बैंक स्लिप्स, बैंक एडवाइस स्लिप्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी वाउचिंग एंड डी इज कॉन्टिन्यूस ऑडिट। तो बताओ क्या है कि एक ऑडिटर जो है वो चेक करता है सैलरी पेमेंट को विथ द पेरोल सीट्स के साथ। ये सब क्या है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये वेरिफिकेशन है, इंटरनल कंट्रोल है, क्या है, तो ये वाउचिंग है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाउचिंग, ठीक है। अब चलो वाचिंग पे हमने क्वेश्चंस देख लिया। अब चलो अपने अगले टॉपिक पे आते हैं हमारा कि टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया था ना,
मैंने आपको सब चीज़ में क्या बोला कि जब भी ऑडिटर जो है वो चेक करता है, उसके बाद लास्ट में क्या करता है, वो अपना एक ऑडिट ओपिनियन देता है। तो ऑडिट ओपिनियन वो किसके जरिए देता है, रिपोर्ट्स के जरिए देता है, ऑडिट रिपोर्ट्स के जरिए। तो अब हम लोग वही देखने वाले हैं कि कितने टाइप की ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, यानी कितनी टाइप की जो है वो ऑडिटर ओपिनियन देता है, बेसिकली ये है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, जब फाइनल सब कुछ चेक चेक करने के बाद जो फाइनल जो ऑडिटर जो है कंपनी को रिपोर्ट देता है कि भाई आपकी ये पोजीशन है, आपके जो आपने मेंटेन किया हुआ है हर चीज़, आपके हर चीज़ को देखते हुए आपकी ये पोजीशन है, ये रिपोर्ट है, उसको कहते हैं हम लोग ऑडिट रिपोर्ट। तो 4 तरह की ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑडिटर फाइनली देता है। सबसे पहले नंबर 1 अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी कि अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उल्टा है। क्वालिफाइड मतलब ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि बढ़िया, अनक्वालिफाइड मतलब फेल, ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है। अनक्वालिफाइड का मतलब है क्लीन रिपोर्ट, यानी कि सब कुछ सही है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कंफ्यूज कर जाओगे अगर नहीं देखा होगा क्लास तो। क्लासेस को स्किप कर करके मत देखो, क्लासेस पूरी देखने की आदत डालो पेशेंसली। एक तो पहले इससे दो चीज़ की फ़ायदा है, दो चीज़ के फ़ायदे, एक तो आपके पेशेंस, मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ना जो वर्ल्ड अभी है, मुझे लगता है पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि पेशेंस ही बहुत मुश्किल है यार, पेशेंस का है हमारे पास। ठीक है, अच्छी चीज़ों को तुरंत स्किप मारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्किप मार करके कि हमारे पास टाइम नहीं तभी स्किप मार रहा है, और स्किप करके फिर घंटों रील्स देखो, बैठ करके मूवी देखो, रील्स देखो, इंस्टा फीड देखो, फेसबुक पे जाके लाइक करो, जिसकी रिक्वेस्ट आई उसको एक्सेप्ट करो, व्हाट्सएप पे जाके चैट करो। क्लासेस क्या है यार, क्लासेस फालतू है, क्लासेस को स्किप करो। ठीक है, तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो क्या है कि ऑडिटर स्टेट्स दैट कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, एंड वो होती है क्लीन रिपोर्ट। एंड कुछ भी ऐसा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देखो ये भी ऑडिटिंग वर्ड है, मैं आपको बताती जाऊंगी कि ऑडिट का टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी कुछ गंभीर, कुछ गलती तो नहीं है, ये है इसका मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना। ठीक है, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब सही से फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंड ऑडिट ऑफ अ कंपनी, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है। जो बेस्ट रिपोर्ट एक ऑडिटर दे सकता है वो यही है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी हर कुछ बढ़िया है, क्लीन रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा हमारा रिपोर्ट का टाइप क्या होता है, दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है कि ऑडिटर जब ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सब बढ़िया है लेकिन कुछ दिक्कत है, जो ये कुछ दिक्कत है ना, तो ये आ गया क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, एंड बहुत कुछ दिक्कत है, यानी कि बहुत सीरियस नहीं है, बट कुछ कुछ एरर है, बहुत सीरियस नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी जो है स्टॉक की वैल्यूएशन जो कर रही है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा कि कंपनी कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक तो नहीं है भारी, तो ये है क्वालिफाइड रिपोर्ट। थर्ड हमारी जो रिपोर्ट होती है दैट इज एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट इसको कहते हैं। सबसे खराब मुझे लगता है कि शायद यही दे सकता है एक ऑडिटर। एंड ऑडिटर कंक्लूड्स दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सही से पिक्चर नहीं दिखा रहा है, ये इसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत ही सीरियस गड़बड़ है इसमें। इसको रिपोर्ट जब ऐसी रिपोर्ट ऑडिटर देना चाहता है तो वो है एडवर्स रिपोर्ट, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट। चौथा जो हमारा ऑडिटर जो है रिपोर्ट देता है वो क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी कि कोई रिपोर्ट ना देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉकेट वीटो होता है ना, प्रेसिडेंट जब वीटो देता है, तो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, मैं पॉलिटी हिस्ट्री, मैंने तो अभी फिलहाल सब सोचा हुआ है कि पॉलिटी हिस्ट्री, करंट अफेयर सब कुछ मैं कोशिश करूंगी। करंट अफेयर की क्लासेस हमारी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी, एंड जो करंट अफेयर की क्लासेस आएगी ना, वो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं बैकलॉग से लाऊँ। जैसे कि अब नवंबर 30 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई है। निखिल सर ऑलरेडी इस पर वीडियो लेकर के आए हुए हैं, एंड आपको अगर थोड़ी भी उसमें अगर पूरी डिटेल ना पता हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जा करके देखो। एंड एग्ज़ाम के जैसे 30 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि लास्ट नवंबर से एटलीस्ट 1 साल की कवरेज होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट नवंबर से मैं शुरू करूँ, एक कोशिश करूँगी मैं कि 2-2 वीक के हिसाब से एक क्लासेस डाल दूँ, पुरानी वाली जो बैकलॉग है, एंड बाकी फिर हमारी डेली ये चलती रहेगी। ठीक है, तो मैं पूरे 1 साल की कवर करके करवाऊँगी, डोंट वरी, पिछले नवंबर से, नवंबर 24 से लेके पूरी नवंबर 25 तक। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बता दिया, जिसमें ऑडिटर कोई भी ओपिनियन नहीं देता है। वो कहता है मैं कुछ भी ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उतने एविडेंसेस ही नहीं है, उतने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं है कि मैं कुछ ओपिनियन दूँ। तो ये होता है हमारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर हम लोग देखें तो क्लीन रिपोर्ट का मतलब होता है कि सब बढ़िया है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है कि सब कुछ बढ़िया है बट कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है तो वो हो गया एडवर्स रिपोर्ट। एंड बोल रहे कुछ भी नहीं ओपिनियन पॉसिबल है क्योंकि उतने एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, उसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा फ्रॉड पे।
ठीक है, आप देखो कि एक क्लासेस में कौन कंप्लीट करता है भाई इतने सारे टॉपिक्स। अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप खुद भी खत्म नहीं कर पाओगे आधे घंटे में इतने सारे टॉपिक्स। इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कर ले। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑडिट की जो हमारी है ना ये छोटी ये क्लासेस इसकी ज़्यादा नहीं होंगी। मुझे लगता है 4 से 5 क्लासेस में पूरी ऑडिट जो है विल बी कवर्ड विथ MCQs वगैरह। एंड बाकी मुझे लगता है 1-2 क्लासेस में भी लग सकते हैं PYQ, अगर हम लोग उसको एनालिसिस करने, अगर आप बोलोगे कि पूरी PYQ एनालिसिस कर करके बताओ तो उसमें 1-2 क्लासेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट इसकी ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रॉड रिपोर्टिंग। जब कंपनी में फ्रॉड होती है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है एंड उससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजंस है, सब कुछ हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सेक्शन क्या होता है, मे बी सेक्शन भी पूछ ले कि कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन के तहत फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है, तो इसको याद कर लो 143। ठीक है, 143 सब सेक्शन 12, ये याद रख लो 143 सब सेक्शन 12 जो है इसके तहत फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इफ एन ऑडिटर को अगर लगता है, उसके पास एनफ रीज़न है सारे चीज़ों को देखते हुए कि फ्रॉड हुआ है कंपनी में, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉय ने या कंपनी में किसी ने, ठीक है, मुझे लग रहा है कि फ्रॉड है, फ्रॉडली अकाउंट्स को देख करके पता चल रहा है, एंड इफ़ ऑडिटर को लगता है, ठीक है, तो फिर वो ऑडिटर क्या करेगा, टाइप्स ऑफ फ्रॉड देखो तो उसको बोलते हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग जो है वो ऑडिटर किसके तहत करेगा, तो इसी सेक्शन के तहत करेगा 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड कितने तरह की फ्रॉड होती है एज पर ऑडिटिंग के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, मान लो कि असेट की चोरी हो गई, ठीक है, कैश की चोरी हो गई, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स में गड़बड़ किया गया है, फिनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड यानी कि प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया गया है, ठीक है, फेक असेट्स दिखाया गया है, ताकि मार्केट में कंपनी की वैल्यू बढ़े, झूठ का प्रॉफिट दिखाया गया है, गलत दिखाया गया है कि इतनी हमारे पास पूंजी है, इतनी संपत्ति है, सब झूठ दिखाया गया है, करप्शन एंड ब्राइबरी, इलीगल पेमेंट्स वगैरह दिखाया गया है। ठीक है, ये सब है टाइप्स ऑफ फ्रॉड, इस टाइप के फ्रॉड देखने को मिलते हैं। अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की जो मेन ड्यूटी है वो काम होता है कि डिटेक्ट करना एंड रिपोर्ट करना, फ्रॉड को पता कर लेना और उस पर रिपोर्ट करना। ऐसा नहीं कि पता करके खुद के पास रख लो, उसको रिपोर्ट भी करना होता है मैनेजमेंट को। ठीक है, एंड ऑडिटर जो है वो कोई पुलिस नहीं है, ठीक है, बट अगर उसको लगता है कि फ्रॉड जो है, मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है कि फ्रॉड हो सकता है, तो वो कलेक्ट करेगा सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस, यानी कि तुम ऐसे तो नहीं बोल रहे जस्ट बिकॉज कि आपको लग रहा है, उस पर नहीं होता है ना, उस पर प्रूफ भी तो मिलना चाहिए, कानून अंधा होता है। ठीक है, तो मतलब उसको प्रूफ चाहिए। तो जब आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करोगे या फिर जब आप एक्सटर्नली रिपोर्ट करोगे तो आपके पास एनफ प्रूफ होना चाहिए किस बेसिस पे आपको लग रहा है। ठीक है, एंड डिफरेंस क्या होता है बिटवीन एरर एंड फ्रॉड के बीच में, क्या ये फ़र्क है, सबसे बड़ा तो यही है कि एरर जो होता है वो हमारे जानबूझ के नहीं करते ना गलती, तो अनइंटेंशनल होता है, एंड जो फ्रॉड होता है वो तुम्हारा इंटेंशनल होता है। ठीक है, एरर में क्या क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, मे बी की गलती कैलकुलेट करने में गलती हो गई, रॉन्ग टोटलिंग यानी कि टोटल करने में गलती हो गई, बट फ्रॉड जो है वो जानबूझ करके होता है, जानबूझ के यानी कि गलत इनवॉइस बनाना, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना, ज़्यादा जो मैंने बताया आपको, ज़्यादा असेट दिखाना, ठीक है, मैनिपुलेट करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ये सब हो गया हमारा फ्रॉड। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, PYQ भी मैंने डाला हुआ है स्क्रीनशॉट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2023 का। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो तब तुमको समझ में आएगा कि इस पे प्रोविज़न क्या है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज टू बी मेड बाय एन ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द सम्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। कब जो है रिपोर्टिंग फ्रॉड पे करना जो है ऑडिटर जो है वो कब करेगा, मतलब अगर फ्रॉड हो रही है कंपनी में तो ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा। कब, अगर फ्रॉड इतने अमाउंट की होती है तो कितने अमाउंट की होगी जो उसको केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए एक्सीड्स 20 लाख, ऑप्शन नंबर 2 एक्सीड 50 लाख, ऑप्शन नंबर सी एक्सीड 75 लाख, ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ और एबव। तो आंसर होगा 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर की अगर फ्रॉड होती है तो आप ऑडिटर को केंद्र सरकार को बताना होता है। ठीक है, अब देखो प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है। नंबर 1 में क्या है कि फ्रॉड इन्वॉल्विंग 1 करोड़ और मोर, इसमें देखो दिया है साफ साफ कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है केंद्र सरकार को। किस फॉर्म में, तो फॉर्म नंबर भी याद कर लेना, फॉर्म नंबर ADT 4। ठीक है, 60 दिन के अंदर, ये भी याद कर लेना कितने दिनों के अंदर, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, 60 दिन 45 डेज, फिर कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, ADT 4 रिपोर्ट में 60 दिन के अंदर ऑडिटर को बताना पड़ेगा केंद्र सरकार को अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो। ठीक है, एंड दूसरा क्या है यहाँ पे, मस्ट ये फर्स्ट रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी और बोर्ड 2 दिन के अंदर देना पड़ेगा और उसके बाद जो है अपना गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशंस बताना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिटर जो है वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेफिनेटली जो है वो रिपोर्ट करेगा।
PYQ हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। तो आप देखो हमारी आज की दूसरी क्लास में ही हमने कितने सारे टॉपिक को कवर किया, ठीक है। मैं चाहती तो चारों टॉपिक की अलग अलग क्लासेस ले आती, बट आप देखो कि कितने सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो CAG क्या है। CAG का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? CAG इज़ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। एक ऑडिटिंग का जो सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं ना सुप्रीम पोजीशन क्या है, तो वो है CAG, ठीक है, ऑडिटिंग के फील्ड में। तो इस्टेब्लिश जो CAG है उसको कितने नंबर, जो उसके संविधान के बारे में कौन से आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आर्टिकल नंबर 148 के तहत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसके बारे में CAG के बारे में बताया गया है। CAG जो है वो क्या करता है? एक वॉचडॉग की तरह काम करता है ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। ऑब्वियसली CAG क्या करता है? गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंसेस है, जितनी इनकम है, उसको ऑडिट करता है। तो एक गवर्नमेंट के लिए जो है एक वॉचडॉग का काम करता है, ये सब कुछ फिनेंसेस को चेक करने के लिए कि सही से सब कुछ खर्च हो रहा है कि नहीं है, क्या कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब करने के लिए, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसका अपना एक अस्तित्व है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। CAG जो है उसको अपॉइंट कौन करता है? इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। CAG को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 साल और 65 साल, जो भी जल्दी हो, जो भी अर्लियर हो, ठीक है। या तो 6 साल या तो 65, जो भी पहले आ जाए उसे वो उसका अवधि, उसकी कार्यकाल की अवधि होती है। इसको CAG को कौन हटा सकता है? तो कैन बी रिमूव्ड ओनली। कैसे हटाया जा सकता है इसको? जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही CAG को हटाया जा सकता है, यानी कि उसको अच्छा खासा इंडिपेंडेंस दिया गया है, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे एक जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वही CAG को हटाने का प्रोविज़न है। अब जज को हटाने का क्या प्रोविज़न है ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मेन जो ड्यूटी है वो CAG का क्या होता है? CAG का जो मेन ड्यूटी है, देखो ये सब आर्टिकल 149 से लेकर के 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। और CAG का भी अपना एक एक्ट होता है 1971 वाला, उसमें भी मैंशनड है। मेन ड्यूटी क्या होता है? ऑडिट करना। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार की भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को CAG ही जो है वो ऑडिट करता है उसका, ठीक है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस, ऐसे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको गवर्नमेंट ओन करती है उसकी भी ऑडिट करेगा वो CAG। एंड ऑडिट ऑफ बॉडी जो कि रिसीविंग द गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसी NGO, ऐसी वगैरह, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा जो है वो ग्रांट दे रही है, उसको भी CAG ऑडिट करेगा। मेंटेनिंग द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट जो है वो फाइनली CAG जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? वो पार्लियामेंट को। ये ऑप्शन आ जाएगा तो गलत होगा आंसर, नहीं, वो अपना ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, या ये केंद्र सरकार के केस में, और राज्य सरकार के केस में गवर्नर को करता है। एंड बाद में जो है वो प्रेसिडेंट उसको फिर पार्लियामेंट में पेश करेगा और गवर्नर जो है वो रिस्पेक्टिवली स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेंगे, ठीक है। तो ये है, इस पे क्वेश्चंस मैं आगे दिखाती हूँ। टाइप्स ऑफ ऑडिट बाय CAG जो है वो क्या बोलता है? कितने तरह के ऑडिट होते हैं? कंप्लायंस ऑडिट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाता है, फिनेंशियल ऑडिट जिसमें अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑडिट जिसमें कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस देखा जाता है गवर्नमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ CAG का क्या पावर है? ऑब्वियसली उसको जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह का एक्सेस रहता है, वो कुछ भी डिमांड कर सकता है गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन। एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर नहीं होता है CAG, ठीक है। अब चलो हम लोग CAG पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने जो है इसको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली द MCQ इनिशिएटिव। तो मैंने आपको बताया कि जो मैं खुद अपने पढ़ाई में मुझे कमी लगती थी, दूसरे की क्लासेस जब मैं देखती थी या फिर जब मैं ट्यूशन करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि जब भी आप कुछ थ्योरी पढ़ लेते हो ना फिर मज़ा नहीं आता। उस पर बेस्ड जब आप क्वेश्चंस नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, आपको बोर लगने लग जाते हैं, नींद आने लग जाती है, ठीक है। तो अब चलो दिमाग की बत्ती को जला लो, ठीक है। एंड MCQ शुरू हो रहा है, चलो अच्छे से आंसर करो। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? द ऑफिस ऑफ CAG ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 147, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 148, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 149 एंड 151। चलो बताओ क्या है, सीएजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या है, आर्टिकल 148। ठीक है, एंड जिन्होंने भी कमेंट किया था कि पीडीएफ में जो है वो आंसर्स मार्क्ड नहीं है, तो मैं इतनी मेहनत करके क्लासेस ला रही हूँ, वो भी फ्री में पूरी क्लासेस आपको दे रही हूँ, तो कम से कम क्लासेस तो देखो यार, सारी आंसर्स क्लासेस में डिस्कस होती है। आप यहाँ पे देख करके मार्क कर लो ना, जहाँ पे भी मार्क करो, या तो प्रिंट कर रहे हो तो वहाँ मार्क कर लो, नहीं तो ऑनलाइन कर रहे हो वहाँ मार्क कर लो, बट क्लासेस देखो तभी आंसर्स पता चलेंगे। ठीक है, डोंट गो आफ्टर शॉर्टकट्स मत लगाओ। भाई मैंने इतने मेहनत करके क्लासेस ला रही हूँ और आप क्या करोगे, पीडीएफ डाउनलोड कर ले बस हो गया। मेरी मेहनत का क्या, मैं कैसे मोटिवेट फील करूँ? आप जब तक वीडियोज़ नहीं देखोगे मुझे मोटिवेशन नहीं आएगी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तभी तो मैं मोटिवेट फील होंगी, भाई लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी तो मैं और क्लासेस लेकर के आऊँगी। तो मेरे मोटिवेशन का भी तो ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। हु अपॉइंट्स द सीएजी ऑफ इंडिया? सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? चलो बताओ मुझे, अभी मैंने बताया 3 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो कौन करते हैं इसको अपॉइंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, द सीएजी होल्ड करता है ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 60 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन नंबर सी 7 ईयर्स फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर्स। तो बताओ आंसर मुझे, 3 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन एग्जाम के जैसे ही पूरे एमसीक्यू। आप देखो एग्जाम में और क्या आता है, यही सब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने आपको बोला है कि मैं 100 एमसीक्यू की बुकलेट अलग से निकालूंगी एग्जाम के 1 महीने पहले। 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द रिमूवल प्रोसीजर जो है ऑफ सीएजी इज सिमिलर टू, ऑप्शन नंबर ए रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सी नंबर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड ऑप्शन नंबर डी रिमूवल ऑफ गवर्नर। तो बताओ आंसर क्या है, 3 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं। तो आंसर इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी आर एग्जामिन्ड बाय विच पार्लियामेंट्री कमेटी? कौन सी कमेटी सीएजी के रिपोर्ट को चेक करता है? ऑप्शन नंबर ए एस्टिमेट कमेटी, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन नंबर सी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑप्शन नंबर डी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। चलो गैस करो इसका आंसर। तो द आंसर इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ सीएजी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए सीएजी ऑडिट करता है द अकाउंट्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी सीएजी हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट जो है वो रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सीएजी सबमिट करता है यूनियन ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ये जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो बताओ कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो देखो सबसे पहले जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें क्या बोला था, सीएजी जो है अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करता है, केंद्र सरकार को, मतलब ये इसमें जब वो सेंट्रल वाली ऑडिट करता है तो, और जब वो स्टेट वाले बुक्स को चेक करता है उसकी ऑडिट करता है तो वो किसको डालता है वो रिपोर्ट, अपने गवर्नर को, और फिर वो लोग अपने रेस्पेक्टिव स्टेट या फिर पार्लियामेंट में अपने पेश करते हैं। तो डायरेक्टली जो है वो पार्लियामेंट में नहीं डालता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है स्टेटमेंट। तो चलो देखो कि किसमें सी नंबर आंसर है, तो यानी कि सी और डी में 3 नंबर वाले ऑप्शन हैं, तो सी और डी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बच जाएगा हमारा, ए और बी। अब हमें चेक करना है ए और बी में 1 कॉमन है, यानी कि ए नंबर जो स्टेटमेंट है वो तो सही होगा ही। अब हम लोग चलते हैं बी पे, यानी कि 2 नंबर वाले स्टेटमेंट पे हम लोग देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है। क्या सीएजी को ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किस तरीके से बुक्स रखा जाएगा? तो ऑब्वियसली वो कर सकता है, सजेशन दे सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो आंसर इज 6 का बी, 1 और 2। अब देखो ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऑडिट वाले। ये 2023 के क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट? ऑप्शन नंबर ए एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी
रिपोर्टिंग टू ये अप्रोप्रिएट पर्सन एंड डी वेरिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ही ईजी है। अभी ये देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या मेंशन है, इंटरनल कंट्रोल वगैरह। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग में पढ़ा ना, मतलब ऑडिटिंग में पढ़ा ना इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कि इंटरनल कंट्रोल को ऑडिटर चेक करता है। अब चलो आ जाओ सी नंबर ऑप्शन में, क्या है, रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन, यानी कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग करना अगर फ्रॉड होती है तो, ठीक है। डी यानी कि वेरिफिकेशन करना, यानी हर कुछ ऑडिट में हम लोग करते हैं। लेकिन बी में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो अकाउंटिंग के तहत बनता है ना, उसमें ऑडिट का क्या काम है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑड है, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक, मतलब यही है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करता है द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड गाइड करता है द ओवरऑल डेवलपमेंट। किस तरह का ऑडिट प्लान होगा, तो कौन सा करता है, ये मुझे आप होमवर्क में बताना, ये वाले क्वेश्चन को आंसर करके कि इसका आंसर क्या होगा, 49 नंबर, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं वैसे ही। देखो आज की क्लास में हमने कितने सारे टॉपिक खत्म किए यार, बहुत सारे टॉपिक खत्म किए बस ये 40 मिनट में। अब देखो 40 मिनट से ज़्यादा मुझे खुद नहीं मन करता है कि इससे ज़्यादा मैं क्लासेस को एक्सटेंड करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, बोर होने लग जाते हैं। क्लासेस जो है इतनी लंबी ही होनी चाहिए जिसको कि आप एक बार में सस्टेन कर सको, पूरी क्लास को देख सको। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप क्लासेस पूरी देख रहे हो, ठीक है, तब मैं ये सजेशन दे रही हूँ। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ऐसे ही और भी ऑडिट के जो है दो तीन जो है टॉपिक को मैं लेकर के आऊँगी, उस पर बेस्ड MCQ एंड विथ PYQ, ठीक है। तो तब तक हमारे ऐसे ही क्लासेस को देखते रहिए और मुझे रिव्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करिए ताकि मैं और मोटिवेट फील करूँ एंड क्लासेस को पूरी देखा करो, ठीक है। जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ऐसे ही कंटेंट के लिए। एंड बस यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।